दुनिया की हर औरत माँ बनना चाहती है। उस रात दिल अलग अलग कल्पनाओं को शक्ल देता रहा, पर कोई भी साफ तस्वीर नहीं बना पाया। रात बीत गई और नई सुबह हो गई। ऊपर घर और नीचे वर्कशॉप के होने से बहुत कुछ आसान हो गया था मेरे लिए। धागे और बाकी सलमा सितारे, दबका, जरकन, मोती और कुंदन जैसा बहुत सारा सामान लाना होता था। इसके साथ ही साड़ियाँ और दुपट्टों का कपड़ा अपने सैंपल्स के लिए ले आते थे। कई बार जिस फैब्रिक पर बनाना होता था वो शोरूम वाले ही देते थे, या फिर हमारे बनाए गए सैंपल को पसंद करते थे तो हमें सब कुछ खुद से ही लाना पड़ता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ये सामान घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो बस दुकान पर चली गई जहाँ से सालों से हम सामान ले रहे थे। उन्होंने बताया कि सारा सामान वो कैसे दिखाएंगे आपके पास लाकर। बात तो सही थी, आइटम्स छोटे बड़े होते हैं, पर फिर हमें कढ़ाई के सारे सामान के सैंपल इकट्ठा कर लिए। उन्होंने धागे का एक कैटलॉग दे दिया जिसमें सारे रंग थे। हमें बस कोड नंबर ही लिखवाना होगा और वो सब आ जाएगा। ये तो मोहिनी के पिताजी ने सही रास्ता दिखा दिया। कपड़े की पहचान मुझे करना आ गई थी और नाम भी पता चलने लगे थे। उन्होंने भी कहा कि हम उनको दिखवा देंगे तो वो भिजवा देंगे। बस पेमेंट दोनों को कैश चाहिए था। दो मेरे लिए मुश्किल भी नहीं था। इस तरह मेरे कुछ काम वाकई कम होते नजर आ रहे थे। घर वापस आई तो नंदा खाने पर मेरा इंतजार कर रही थी। कितनी बार कहा है नंदा कि तुम अपने समय पर खाना खा लिया करो। नहीं, ये नहीं होता मुझसे। आपके खाने से पहले मैं नहीं खा सकती। मेरी बात का जवाब नंदा ने कुछ इस तरह दिया। हम दोनों ज़्यादातर साथ ही खाना खाते थे। मैंने केशव भैया को कहकर एक सेल्समैन को ढूंढने को कहा, पर मोहिनी का कहना था कि सेल्स गर्ल रखनी चाहिए क्योंकि लड़का या आदमी जल्दी बेईमानी कर सकता है, पर लड़की जल्दी से काम में हेरा फेरी नहीं करेगी। मैं लड़की को रखने से डरती थी क्योंकि लोग कैसे देखते हैं लड़कियों को वो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। पर मोहिनी का कहना एक हद तक ठीक है, क्योंकि बहुत बार सुना है कि एक नौकर ने सब काम वालों को अपनी तरफ अपने मालिक का काम ही छीन लिया। बहुत सोच विचार कर जो मेरे सबसे पुराने क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे वर्कशॉप और रहने की जगह दी है उनसे भी राय लेने का सोच लिया। अभी मैं कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी तो अगले दिन उनके पास चली गई। उनका कहना था कि मुझे अपने क्लाइंट से खुद ही मिलते रहना चाहिए और ऑर्डर्स खुद लेने चाहिए, क्योंकि सेल्समैन के लिए वो सिर्फ नौकरी होगी। पर तुम्हारा अपना काम है तो तुम्हें काम की कितनी ज़रूरत है, तुम्हारे क्या सपने हैं, ये कोई नहीं समझेगा और इसका असर तुम्हारे काम पर पड़ेगा। किसी लड़की को अपनी वर्कशॉप में रख लो जो तुम्हारे न होने पर वहाँ आने वाले को अटेंड कर सके। अपने ट्रेंड सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओ। उनकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया था। उनके वहाँ से जितना भी ऑर्डर हमें मिलता है उसकी पेमेंट वो साथ ही कर देते हैं। बाकी जगह हमें 15 दिन के बाद मिल पाते हैं। ऐसे लोगों से मिलने पर लगता है कि लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में। शायद सही रास्ते पर चलने वालों के लिए भगवान कोई न कोई भेज ही देते हैं मदद करने के लिए। भगवान पर विश्वास पहले भी था और हमेशा रहेगा। कई बार दुखी होकर निराश भी होती रही हूँ, पर हर सुबह मेरे लिए आशा की किरणें लेकर आती हैं। बच्चों के जन्मदिन की पार्टी के बाद दीपाली दीदी से बात नहीं हो पाई थी। न मैंने फ़ोन किया और न ही उन्होंने किया। केशव भैया फिर भी बात कर लेते थे हर दूसरे दिन, चाहे 1 मिनट के लिए ही करते, सिर्फ हालचाल जानने के लिए। केशव भैया ने अपने भाई साहब के आने या बुलाने के बारे में न कोई सफाई दी और न ही कोई बात की। बहुत सुलझे हुए हैं भैया, बिल्कुल माँ की तरह। खैर ये सब तो चलता ही रहना था और चलता रहेगा। कुछ दिनों की खोज के बाद एक लड़की मिल ही गई। ये मेरी किस्मत थी या उसकी ज़रूरत, पर मेरी तलाश पूरी हो गई थी। अंजलि नाम की लड़की जिसने 1 साल का ड्रेस डिजाइनिंग का काम किया था, पर नौकरी नहीं मिल पा रही थी और अपना काम खोलने के लिए पैसा नहीं था। मैंने उसे काम पर रख लिया और इसी लाइन की थी तो काम समझाने में दिक्कत नहीं हुई और मेरा काम अब बट गया था तो मेरा पूरा फोकस आगे अपने काम को कैसे बढ़ाया जाए ये सोचने का था।
मैंने किसी को कहते सुना था कि अपने काम के साथ साथ मार्केट में और क्या चल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बस अब मेरे पास टाइम था ये सब देखने का। बाजार जाती और सब समझने की कोशिश करती रहती। तब तक तो काफ़ी कैटलॉग्स भी आसानी से मिल जाते थे जिनसे हम लेटेस्ट ट्रेंड, कलर, स्टाइल और मटेरियल सब पता कर सकते थे। काम में मज़ा तो पहले भी आ रहा था, पर अब मैं और अंजलि हर चीज़ पर नज़र रख रहे थे। अंजलि को भी रंगों की अच्छी समझ थी और नंदा, वो तो कोई भी काम करने को तैयार रहती थी। सब अच्छा ही तो चल रहा था, पर फिर ज़िंदगी में उथल पुथल होने वाली है ये नहीं पता था। मोहिनी एक बार फिर आई थी मुझसे मिलने, पर अकेली नहीं, साथ एक लड़का भी था। मोहिनी ने बताया कि वो उसके चाचा जी का बेटा है, विदेश से कुछ दिन पहले ही आया है। मेरे पास वो अपनी माँ के लिए साड़ी लेने आए हैं। मैं उन दोनों को ऊपर ले गई और नंदा को नीचे भेजकर साड़ियाँ मंगवा ली। मोहिनी का भाई, जिनका नाम उसने विपिन बताया था, वो साड़ियों को कम मुझे ज़्यादा देख रहा था। मैं उनके ऐसे देखने से थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, पर मोहिनी के भाई हैं तो कुछ बोल नहीं पाई। नंदा के हाथ की कॉफ़ी पीकर बहुत खुश हो गए और एक कप बनाने के लिए बिना संकोच के कह दिया तो ये अच्छा लगा। 2 साड़ी उन्होंने अपनी माँ के लिए पसंद कर ली और पैसे देने लगे तो मैंने पैसे लेने से मना किया, तो बोले कि बिजनेस तो बिजनेस है और रिश्तेदारी अलग बात। मोहिनी भी जिद करने लगी तो पैसे लेने पड़े। काफ़ी हंसमुख लगे, पहली बार में काफ़ी खुलकर बातें कर रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि मैं परेशान हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा पीछा कर रही हैं नज़रें। मैं 1-2 बार उठकर किचन में गई तो ऐसा लगा कि उनकी नज़रें पीठ पर गड़ी हुई हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद चलते चलते बोले, आपकी कलेक्शन आपकी तरह ही बेहद खूबसूरत है। मैं चुपचाप खड़ी ही रह गई और वो दोनों चले गए। कुछ तो था उनकी नज़रों में, या फिर किसी ने पहली बार इस तरह से मेरी तारीफ़ की थी कि गाल भी लाल हो रहे थे। पर मैंने अपने दिल में आए ख्यालों को झटक डाला, क्योंकि किसी पर यकीन करने का अब मन नहीं करता। फिर ये तो मोहिनी का भाई है। मोहिनी बदल गई लगता है, पर उसने जो माँ का अपमान किया था वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही। शायद पहले उसे मैं गंवार लगती थी, अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर कमा रही हूँ तो अच्छी लगने लगी हूँ। बात जो भी हो, पर ये कहावत भी तो सुनी सी है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। अपने आप को समझा, खुद को काम में लगा लिया। काम के वक्त सिर्फ काम ही याद रहता है। थोड़ा आराम करने बैठो या खाली समय मिल जाए तो दिल कभी गाँव तो कभी पुरानी बातों की तरफ चला जाता है। अब पिताजी से कभी कभार फ़ोन पर बात कर ही लेती थी। पिताजी रिटायर होने वाले थे और उनके बाद मयंक की जहाँ नौकरी होगी वो वहाँ चले जाएंगे, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं। ज़्यादातर लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना अब पसंद नहीं आता। ये मोहिनी को देखकर समझा। यह बात और है कि गांव में लोग ससुराल भरा पूरा पसंद करते थे। चलन था कि अगर रिश्तेदार किसी के कम हो तो सोचा जाता था कि ज़रूर सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है, उन्हें बनाकर रखनी नहीं आती। अब तो माहौल बदल रहा है। लोग भी छोटे परिवार खोजने लगे हैं ताकि उनकी बेटियों पर जिम्मेदारी कम से कम हो। क्या पता गांव में भी ऐसी हवा चल पड़ी हो। इधर अंजलि, नंदा और मनीष जैसे लोगों का साथ मुझे हिम्मत दे रहा था और मेरे सब कारीगर बहुत अच्छे से साथ निभा रहे थे। रोज़ की तरह उस दिन भी मैं सब काम समझाकर किसी का ऑर्डर देने जा ही रही थी कि मोहिनी अपने चचेरे भाई के साथ फिर आ गई। मैं इतनी जल्दी दोबारा उन्हें देख हैरान थी। फिर मोहिनी ने बताया कि चाची को बहुत पसंद आया है तुम्हारा काम, इसलिए उनको कुछ और साड़ियाँ चाहिए अपने रिलेशन में गिफ्ट्स देने के लिए। ये तो मेरे लिए खुशी की बात थी, पर विपिन जी का होना मुझे असहज कर रहा था। इस बार उन लोगों ने डिजाइन्स पसंद करके अपने पसंद के रंग बता दिए थे। 10 साड़ियों का ऑर्डर मिला था। काफ़ी वक्त लग गया सब कुछ उनसे समझने और नोट करने में। जब हमें ऐसे काम मिलता है तो हम थोड़ा थोड़ा बनाकर उन्हें पहले ही दिखा देते हैं।
जिससे कोई बदलाव करना हो तो हो सकता है, क्योंकि पूरी तैयारी होने के बाद बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती। खाने का टाइम हो गया था तो उन्हें खाना खिलाकर ही भेजा और उन्हें बोल दिया कि एक बार आप देखने आ जाना, अगर आपको ठीक लगेगा सब तो हम बना देंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए, माँ ने कोई बात करनी होगी तो आपसे कर लेगी। विपिन जी ने पूछा तो बोल दिया कि मोहिनी के पास है, आप ले लीजिएगा। मेरी इस बात पर वो बोले, क्यों आपको डायरेक्ट बताने में कोई दिक्कत है? मैं उनकी बात सुनकर झेंप गई। नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है आप नोट कर लीजिए। नंबर नोट करने के बाद बोले, इतना बढ़िया काम करते हैं आप लोग तो कम से कम विजिटिंग कार्ड ही छपवा लीजिए। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तुरंत अपने पर्स में से एक कार्ड निकाल कर दे दिया। थोड़े और विजिटिंग कार्ड मुझे दे दीजिए, कोई पूछेगा तो दे दूंगा। मैंने चुपचाप उन्हें कुछ कार्ड्स दिए। विपिन जी की सधी हुई आवाज़, गहरी नज़रें और सीमित मुस्कान में कुछ तो आकर्षण था जो मुझे बांध रहा था। क्यों मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ समझ नहीं पा रही। अब मैं 13-14 साल की बच्ची आध्या नहीं हूँ जिसके लिए ये एहसास नया हो, पर सब जानते हुए भी कुछ अच्छा सा महसूस कर रही थी। बहुत उठापटक चल रही थी दिमाग में, पर दिल भी समझ तो रहा था पर मान नहीं रहा था। क्या पता ये मेरा वहम ही हो, पर मैंने जो उसकी आंखों में देखा था उसमें कुछ तो था। औरत तो झट से पहचान जाती है कि पुरुष सामने उसको किन नज़रों से देख रहा है। विपिन की नज़रों में गलत भाव नहीं था। जब दिमाग और दिल दोनों में शोर बढ़ने लगा तो मैं सारा काम एक तरफ कर लेट गई। दिल दो हिस्सों में बंटकर वाद विवाद कर रहा था। एक हिस्सा कह रहा था कि कोई अच्छा लग रहा है तो हर्ज क्या है, पर दूसरा हिस्सा ये मानने को तैयार न था। उसके अपने तर्क थे जो मुझे कह रहे थे कि मेरे अंदर की आध्या कितनी मैली सोच लिए हुए है, जो इतना कुछ होने के बाद भी अपने मन को काबू ना करके फिर किसी को देखकर आकर्षित हो रही है। मेरे अंदर की आध्या जिसे कभी वो मिला नहीं जो उसे चाहिए था। मुखर होती आध्या को चुप कराना आसान नहीं हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरुष और स्त्री अंदर से एक जैसे होते हैं, फिर न जाने क्यों हम औरतें अपनी इच्छाओं को मार डालती हैं। शायद समाज का खौफ, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज ऐसी औरतों को 1 मिनट में चरित्रहीन करार कर देता है। मेरे अंदर का शोर तब बंद हुआ जब फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन किसी अनजान नंबर से था। हेलो बोलने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आध्या जी ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए। आवाज़ विपिन की थी। जी ठीक है, सेव कर लेती हूँ, कहकर फ़ोन रखने लगी तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हैं, या आप मुझसे डरती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और न ही मैं किसी से डरती हूँ। छोटे छोटे जवाब देते देते ही न जाने कब मैं आराम से बातें करने लगी और उनकी सुनने लगी। बातें मेरे काम को लेकर और आगे क्या और कैसे करना चाहती हूँ, बस यही सब थी। पर मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैंने दिल और दिमाग की लड़ाई को ये कहकर बंद कर दिया कि ज़िंदगी को इतना सोच सोच कर बिताना ज़रूरी नहीं। कोई अच्छा लग रहा है तो लगने दो, क्यों और किसके लिए मैं अपने आप को रोकूं। काम को लेकर मैं कोई लापरवाही न करती थी और न किसी को करने देती थी। विपिन जी जब तक फ़ोन करने लगे थे तो मैंने उन्हें सीधा बता दिया कि मैं रात को 9 बजे के बाद फ्री होती हूँ तो तभी बात कर पाऊँगी। शायद विदेश से आकर कोई दोस्त अभी तक नहीं बना होगा, तभी फ्री होने पर मुझे ही फ़ोन करने लगते हैं। मुझे भी उनसे बात करना अच्छा लग रहा था, पर मैं सावधान थी कि कुछ ऐसा ना करूं जिससे मैं धोखा खाऊं। मोहिनी बदल गई थी या बदलने का नाटक कर रही थी, पर मैं उससे एक दूरी बनाए हुए थी। काम बढ़ रहा था तो स्टाफ भी बढ़ना ही था। काफ़ी दिनों के बाद दीपाली दीदी का फ़ोन आया था। उस दिन काफ़ी देर बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो पिछले दिनों बहुत काम होने की वजह से बात नहीं कर पाई। उनके वहाँ जन्मदिन से लौटने के बाद ये पहला फ़ोन था दीदी का। मैंने भी कहा कि कोई बात नहीं दीदी, मुझे भी यही लगा कि काम ज़्यादा होगा आपके पास, तभी आपने फ़ोन नहीं किया।
और मैं भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी थी, तो मैं भी आपको फ़ोन नहीं कर पाई। आप बच्चों और जीजा जी के साथ कभी आने का प्रोग्राम बनाओ। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। हाँ भाभी, उसी के लिए फ़ोन किया था। अगले रविवार को हमारी शादी की सालगिरह है, तो आपको लंच पर आना है। आप अभी से लिख लो दिन और तारीख। ये भी कोई कहने की बात है, ज़रूर आऊँगी। दीदी लंच घर पर है या कहीं बाहर? घर पर ही है। केशव भाई, मोहिनी और उनकी फैमिली, पापा और चाची को कह दूंगी। देखते हैं कौन कौन आता है। हाँ दीदी, आप तो कह देना, फिर वो आए या नहीं वो देख लेंगे। बाकी मोहिनी और केशव भैया तो बच्चों के साथ आ ही जाएंगे। भाभी आपको बुरा लगा होगा ना, मैंने बच्चों के जन्मदिन पर भाई साहब को उनके परिवार सहित बुला लिया था, पर क्या करती, यहाँ सबने फोर्स किया तो बुलाना पड़ा। ये सब शायद मैंने आपको पहले भी कहा होगा, और पता नहीं आपको मेरी इस बात पर कितना यकीन होगा, पर सच यही था। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो चले आएंगे। पर यकीन मानो भाभी, न मैं भूली हूँ और न केशव भाई, जो उन्होंने माँ के साथ किया। हम दोनों भाई बहन हमेशा आपके साथ हैं। दीदी आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। मुझे बुरा नहीं लगा और आगे भी नहीं लगेगा। तुम दोनों अपने भाई से मेरी वजह से रिश्ता तोड़कर मत रखना और आपस में आते जाते रहना। माँ के समय वो नहीं आए, पर गलती को पकड़ कर बैठे रहने से क्या होगा। खून के रिश्ते यूं ही नहीं तोड़े जाते। भाभी, बहुत बड़ा दिल है आपका, न जाने कौन सी मिट्टी की बनी हो। मेरी बात सुनकर जब दीदी ने कहा तो क्या कहती उनको, बस इतना ही बोल पाई कि ऐसा नहीं है दीदी, दर्द तो मुझे भी होता है, पर अब सहन करना सीख लिया है। नहीं तो ऐसे अकेले कमज़ोर आध्या कैसे सब संभालती। आप दोनों के साथ की वजह से ही ये सब संभव हुआ है, और माँ ने हमेशा साथ दिया था मेरे हर काम में, तभी तो आत्मनिर्भर होने की हिम्मत कर पाई थी। अच्छा दीदी, मिलते हैं रविवार को कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। दीदी की शादी की सालगिरह की तैयारी भी करनी है, सोचकर फिर काम में लग गई। विपिन जी और मोहिनी का फिर आना हुआ। इस बार मैंने ही बुलाया था सैंपल्स देखने के लिए। दोनों ने देखकर फाइनल कर दिया तो काम करने के लिए दे दिए। मोहिनी को देखते ही नंदा अपने आप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली जाती हैं। बस यही छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखती है ना, बस बहुत प्यारी लगती है मुझे नंदा। मोहिनी ने चाय पीते हुए दीपाली दीदी की सालगिरह की बात छेड़ दी। मैंने बताया कि हाँ दीदी का फ़ोन आया था 1-2 दिन पहले मुझे इनवाइट करने के लिए। मोहिनी चाहती थी कि दीदी के लिए एक अच्छी सी साड़ी उसकी तरफ से मैं तैयार करवा दूं, और जीजा जी के लिए मार्केट से गिफ्ट ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार करवा दूंगी। आप भी जा रही हैं लंच पर? विपिन ने पूछा तो मैं अचकचा गई। हाँ भाई, भाभी जाएगी। हम दोनों का रिश्ता दीपाली दीदी से बराबर का है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।